जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि आज एक दुनिया में नया वॉर फ्रंट खुल गया है यूएसए, इजराइल और ईरान के उसमें। तो आज यूएसए ने ईरान की जो कैपिटल है तेहरान, उस पे जो है बहुत सारे हमले करे हैं। और ईरान ने पलटवार किया है जो हमारी गल्फ कंट्रीज है उन पे, जहां जहां पे यूएस बेस बनाए हुए हैं। आपका कुवैत हो गया, आपका सऊदी अरब हो गया, आपका यूएई हो गया, दुबई हो गया, आपका ओमान हो गया, कतर और सीरिया। सीरिया में भी उन्होंने हमला करा। ईरान ने, मुझे लग रहा है, आठ आठ जो है 8 गल्फ से 9 कंट्री गल्फ कंट्रीज पर उन्होंने उनके बेस पर अमेरिकन बेस उनके अमेरिकन बेस पे हमला करा है अपना शाहिद। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि ईरान ने जो पलट कर हमला किया है यूएस के बेसिस पर और इसराइल पर उसने इतना स्ट्रांग अटैक नहीं किया है। उसका मेन अटैक जो है वो यूएस के बेसिस रहे। उसका मेन रीजन ये रहा कि देखिए, यूएस जो है उन बेसिस पे जाता है, वहां पे फिर से अपने एमिनेशन और पेट्रोल जो भी है यूज करता है, उसके बाद फिर वहां पे आके वो उसके ऊपर गोलियां बरसाता है, उसके ऊपर बॉम्ब बरसाता है। तो ईरान का तो मेन मोटिव ये है कि किस तरह से उसके बेसिस को तबाह कर दे, ताकि ये वहां पे जाके बार बार वहां पे फ्यूल भर भर के वहां से फिर से एमिनेशन ला ला के इनके ऊपर अटैक ना कर सके। एज ए एक्सपर्ट जो थे, उनका ये कहना है कि अगर अमेरिका अपने बेसिस यूज नहीं कर पाता है ईरान के अगेंस्ट, तो मैक्सिमम वो उसके ऊपर 2 से 3 दिन तक हमले कर सकता है। उसके बाद फिर इसराइल का ही जो है मेन यूज रहेगा अमेरिका के। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो है ईरान जो जो भी यहाँ पे गल्फ कंट्रीज में जितने भी उसने जो है वो अमेरिका ने बेसिस बना रखे हैं, वो इसलिए वहां पे हमला कर रहा है ताकि जो तुम्हारी गल्फ कंट्री है, जब इनकी पब्लिक वहां पर विद्रोह करेगा कि हमारे देश में हमला हो रहा है, तो पब्लिक जो है युद्ध को रोकने के लिए डिमांड करेगी। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी है युद्ध को रोकने के लिए और यूएसए पे दबाव बनाने के लिए, क्योंकि और तो कोई रास्ता नहीं है यूएसए पे दबाव बनाने का, है ना। तो गल्फ कंट्री, जब गल्फ कंट्री की पब्लिक, और जाहिर सी बात है गल्फ कंट्री पे कभी इतना ज्यादा हमला तो होता नहीं है, तो वो तैयार भी नहीं है किसी चीज के लिए इस तरीके की। हाँ, तो ये तो बहुत मतलब, और जैसे दुबई जैसे शहर पे, जो कि मतलब मुझे लगता है कि जो है पूरे वर्ल्ड की कैप उसको बोला जाए तो पूरे वर्ल्ड की कैपिटल बोला जाए, बिजनेस कैपिटल बोल सकते हैं उसको, है ना। तो वहां पर हमला करना इस तरीके से तो दुबई के लिए तो बहुत बड़ी बात है वो। और दूसरी बात ये भी है कि अगर सऊदी अरेबिया, दुबई, कतर, ये जो कंट्रीज हैं, अपने आप को इन्होंने मतलब एक दूसरे तरह का बना लिया है। इनके लिए मतलब लाइक इस्लामाइजेशन पे नहीं चल रहे हैं, ये मॉडर्नाइजेशन पे चल रहे हैं। और पूरी दुनिया से लोग, अमीर लोग वहां पे आते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, मतलब जो भी उनकी मर्जी कर दे। उसके बाद फिर वो कंट्री, आप अपनी कंट्री का जो बेस है किसी दूसरी कंट्री को दे रहे हैं, वो उसको यूज करके दूसरे पर हमला कर रही है, तो भाई आपके ऊपर भी तो उसका असर होगा ना। ऐसे थोड़ा और गलत बात भी है कि आप इस्लामिक देश होके और एक इस्लामिक देश के खिलाफ आप जो है अगर इस तरीके से वो कर रहे हैं। जैसा कि हम सब समझते हैं कि रशिया, अमेरिका, चाइना, ये बड़ी बड़ी, इनके पास बहुत बड़े बड़ा वॉर हेड है, बहुत कुछ है इनके पास। तो हम सब यही समझते थे आज तक कि जो है इनके पास मिसाइल पावर भी बहुत होगा। ऐसा नहीं है। ईरान के पास दुनिया में सबसे ज्यादा मिसाइल है, इवन 3500 के आसपास मिसाइल है ईरान के पास। और यूएसए के पास पता है कितनी मिसाइल है? 655। तो उनके पास 655। और ये अमेरिका, रशिया, इनके पास, रशिया उसके नीचे, यूएसए के नीचे, फिर उसके नीचे चाइना, फिर उसके नीचे इंडिया। तो सोचो ना, सोचने वाली बात है कि, और इनके पास, ईरान के पास इतनी मिसाइल्स है, इतनी ड्रोन है कि वो 7 से 8 महीने तक के युद्ध लड़ सकते। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है। बात ये सिर्फ इतनी उसकी पावर। दूसरी बात ये इम्पोर्टेंट है कि इसराइल जो है वो एक्चुअली बहुत बड़ी कंट्री नहीं है। जिस तरह से अगर कंटिन्यूसली उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर दिया गया बहुत ही सीरियस होकर, तो दे विल बी हार्ड टू सर्वाइव। और अभी तो ये इतनी बड़ी कंट्री नहीं, बहुत छोटी सी जगह में वो बसती है। और ईरान ने तो ये भी बोला है कि अभी तो जो है यूएसए ने वो हथियार नहीं देखे हैं, हम ऐसे हथियार निकालेंगे जिसको देख के यूएसए कांप जाएगा। तो सोचो कि अभी क्या क्या होगा। और जैसे भी हम रिसेंटली देख रहे थे किस तरह से आपका इजराइल और यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज थी जो कि बोल रही थी कि उनको रिजीम चेंज करने की जरूरत है, उनके लोगों को भड़का रही थी। वहां पे वुमेन्स राइट के लिए वो बहुत अब यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, बहुत आवाज उठा रहे थे, सोशल मीडिया पे हो, चाहे नेशनल टेलीविजन पे हो, चाहे न्यूज़पेपर पे हो, कहीं भी हो। और उसके बाद उन्होंने हमला कहाँ किया?
गर्ल्स हॉस्टल पे, गर्ल्स स्कूल पे उन्होंने हमला किया। 35 लोग मर गए, इसमें 35 बच्चियां मरी हैं। 35 बच्चियां मर गई। किसी देश पे हमला कर रहे हैं तो आप उनके मिलिट्री जगहों पे निशाना बनाते मिलिट्री हैं। बेसिस तो करो ना, पब्लिक आप प्लेस पे तो मत करो ना। स्कूल पे, हॉस्पिटल में निशाना क्यों बनाते हैं? लाइक मुझे तो ये चीज कॉमन है यूएसए में और इजराइल में कि वो हमेशा सिविलियंस को निशाना बनाते हैं। हाँ, So that's a और really जबकि bad मुझे लगता है कि अभी तक भी देखो, जैसे पुतिन और वो उसकी वहां की लड़ाई हाँ, चल रही है, वो अभी यूक्रेन तक की। यूक्रेन पे जो है जो वहां पर के सिविलियंस पे हमला नहीं कर रहा है। वो बार बार सिर्फ उनको डराने के लिए हमला हाँ, कर रहा है। मिलिट्री बेस पे ये हमला तो हो मुझे रहा है। लगता है कि बहुत ही अहमकाना हरकत है, बहुत ही बचकानी चीज है। और बहुत ही जो है, फिर पूरी दुनिया में डंका पीटते हैं ह्यूमन राइट्स का, और क्या और यही सबसे ज्यादा ह्यूमन राइट्स का डंका पीटते हैं, और यही सबसे सबसे ज्यादा violation ह्यूमन राइट्स को पीटते हैं। तो बड़ी बुरी बात है। बट एट दिस पॉइंट पूरी दुनिया इस बात को जानती है। सिर्फ इस बात को यूरोप ही नकारता है कि वो लोग एक्चुअल में कितने बुरे हैं, बाकी पूरा country और अभी पूरा तो एशिया इसमें बोलता है। यूरोप का भी इन्वॉल्वमेंट है, नेटो का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया। जैसे वहां पर तुम देखो कि अभी उन्होंने जो ब्रिटेन के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने भी अपने एयरफोर्स को जो है इसमें इन्वॉल्व कर दिया ईरान पे हमला करने के लिए। और वहीं पर चाइना ने 16 कार्गो जो वो होते प्लेन वो भेजे हैं ईरान को, जिसमें उसमें जो है जो भी इनके जो वो है एयरक्राफ्ट कैरियर, उसको डिटेक्ट करने के लिए बहुत सारे जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस भेजे गए हैं। तो देखो, देखिए एक और बहुत ही ड्रास्टिक डिफरेंस है जो हम लोग कहते हैं कहीं ना कहीं यूरोप अमेरिका एक तरफ है, रशिया चाइना एक तरफ है। एशिया एक बट हाँ, रशिया और चाइना एक तरफ है और एशिया की भी कुछ कंट्रीज एक तरफ है। बट एक बात ये देखिए कि जब अमेरिका को कहीं हमला करना होता है तो यूरोपियन कंट्रीज, यूरोपियन यूनियन की सारे देश अपने सीधे सीधे हथियार देते हैं। चाहे आप यूक्रेन में देखिए हथियार दे रहे हैं, चाहे इसके पहले उन्होंने इराक में, सीरिया में, अफगानिस्तान में हमला किया, वहां भी उन्होंने अपने सीधे सीधे हथियार, अपने प्लेन दिए। लेकिन जो रशिया और चाइना है, कहने को तो उनके अगेंस्ट में रहते हैं बट सीधा सीधा कभी भी उनके अगेंस्ट में नहीं आते। तो ये भी एक थोड़ी सी सोचने वाली बात है। नहीं, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है सीधा सीधा सब पूरा वॉर फ्रंट खुल जाएगा पूरी दुनिया का, अगर ये वॉर आगे कंटिन्यू हुआ। अभी तो ये छोटी सी वॉर है, अभी अभी तो पहली पहली इसके पहले आप देखिए ना, इसके पहले इसके पहले मसला हुआ था 12 दिन चला कल। हाँ, 12 दिन चला, लेकिन कोई दूसरी कंट्री बीच में नहीं आई, ना रशिया बीच में आया, ना चाइना बीच में आया। बस वो बीच में पीछे से खड़े होकर बोलते हैं कि हम इसकी जो है क्या करते हैं, मजम्मत करना। मजम्मत इज उर्दू वर्ड फॉर हिंदी स्पीकिंग, विल से हम इसको बुरा बोलते हैं। बट दैट्स नॉट द राइट वे। आप कंट्री, आप स्ट्रांग है, आपको मिलिट्री मदद करनी चाहिए, आपको और दूसरी बात यह कि ईरान ने भी ये बोला है, जो अली खामनेई जी हैं, उन्होंने अपनी सेना से ये बोला है कि अगर हमारे पे हमला होता है तो ये अपनी जो है आर्मी को इन्होंने पूरे राइट दे दिया है कि आपको जो समझ में आए वो करो, जितनी चाहे उतनी मिसाइल चलाओ, जितना जो समझ में आए वो करो। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है दुनिया के लिए। देखिए कोई भी ऑल आउट वॉर नहीं चाहता है, ऑल आउट वॉर किसी के लिए अच्छी नहीं है।